इसको समझते हैं कि संधि क्षेत्र, मैंने उस दिन बताया था, थोड़ा सा बोला था कि संधि क्षेत्र जहां पर दो ज्वाइंट होते हैं, गंडांत। तो संधि क्षेत्र हमेशा नाजुक होता है, कमजोर होता है, खतरनाक होता है। मार्गों की संधि जहां पर भी होती है, जहां पर चौराहा और तुराहा होता है, वहीं दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, ऐसा भी अनुभव में आता है। तो जहां पर संधि होती है वहां पर वो चीज गलत होती है, वहां पर घटनाएं, दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। अच्छा, जब आप देखेंगे कि जब प्रातः काल की संधि होती है, जहां पर दिन और रात्रि का मिलन होता है, और एक संध्या काल की संधि होती है, नित्य होती है, तो वहां पर रात्रि और दिन का मिलन होता है, तो वो भी संधि है, इसीलिए उसका नाम संध्या है। संधि के कारण उसका नाम संध्या है। ये जो संधि जहां पर भी होगी वो कमजोर होती है, इसीलिए वहां पर कहा गया है कि भाई संध्या काल हो गया तो कोई काम मत करो, आना जाना रोक दो और संध्या वंदन करो, ईश्वर की आराधना करो। तो लोग प्रातः काल और संध्या काल ही तो ईश्वर की आराधना करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो संध्या कमजोर है, तो ईश्वर की कृपा से ये गलत समय, कमजोर समय निकल जाएगा। इसीलिए वहां पर जो संधि काल है, प्रातः काल का संधि काल और संध्या काल का जो संधि काल है, इसीलिए वहां पर ईश्वर आराधना हमारे ऋषियों ने निश्चित कर दी कि प्रातः कालीन संध्या करो और सायंकालीन संध्या करो, ईश्वर को याद करो, उनका नाम गुणगान करो, तो ये गलत और नाजुक समय निकल जाएगा। इसीलिए पूजा का समय प्रातः काल और संध्या काल ही हुआ करता है, वो कमजोरी है वहां पर। तो इसीलिए जो संक्रांति होती है, भाई संक्रांति कब होती है? जब एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, तो दोनों राशियों के जो मध्य का काल है वो भी तो संधि है, तो इसीलिए उसको संक्रांति कहा जाता है। वहां पर क्रांति होने का भय रहता है, इसलिए उसका नाम संक्रांति है। इसीलिए संक्रांति को बड़ा पवित्र बना दिया कि भाई दान पुण्य करो। यहाँ पर संक्रांति में दान पुण्य करते हैं लोग प्राय, मकर संक्रांति तो प्रसिद्ध है दान पुण्य करने के लिए हमारे देश में। तो इसीलिए संक्रांति का जो काल होता है, जिसको कहते हैं पर्व काल, पुण्य काल, ठीक है ना, जो वो दोनों की, जिस समय दोनों राशियों का मिलन होता है, एक राशि से सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा होता है, वही होता है पर्व काल। उस समय पुण्य किया जाता है, दान किया जाता है, जिससे कि हम पर कोई संकट ना आए। हमारे यहाँ ऋषियों ने जितने भी ये विषय लिखे हैं, प्रत्येक में कोई न कोई रहस्य छुपा रखा है, उन्होंने उसको भी समझना आवश्यक है। जब एक ऋतु खत्म होती है, दूसरी ऋतु प्रारंभ होती है। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, वो किसी देश में नहीं होती हैं। केवल भारत वर्ष एक ऐसा देश है जिसमें 6 ऋतुएं होती हैं, और हर ऋतु 2 महीने की होती है। तो जब ऋतु का परिवर्तन होता है, जब एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, तो जब ऋतु बदलती है तब भी तो लोगों को नजला बुखार हो जाता है कि क्या है कि मौसम की मार है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए बीमारी बढ़ रही है। तो ये सब संधि की बात कर रहा हूं, संधि को समझना है कि कहां का संधि। भाई अगर वृद्धावस्था में किसी को दर्द होता है तो जॉइंट पेन होता है कि नहीं होता है? तो वो संधियों में तो होता है, वही तो कमजोर थी। तो जहां जहां संधि होगी, अब विषय आता है कि ये जो गंड कहते हैं संधि के लिए, गंड भी एक संधि का ही पर्यायवाची है। तो अब रेवती नक्षत्र, अब गंड को समझना है कि गंड एक तो मूल के नक्षत्र हो गए, एक गंड मूल हो गए। एक मूल होते हैं
वो एक गंडमूल होते हैं, गंडमूल ज्यादा खतरनाक होते हैं, मूल इतना खतरनाक नहीं है। रेवती नक्षत्र का अंतिम पार्ट यानी चौथा चरण, रेवती का चौथा चरण और अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण, ये गंडमूल है। इतना ही है, पूरा नक्षत्र नहीं है, याद रखना। पूरा नक्षत्र गंड नहीं होता है। तो रेवती नक्षत्र का अंतिम चरण और, और अश्विनी नक्षत्र का पहला पार्ट, जहां पर पिछला वाला भाग और आने वाले का पहला वाला भाग जहां पर मिल रहा है, दो नक्षत्रों का जहां मिलान हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति का, किसी जातक या जातिका का जन्म रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में हुआ है यानी चौथे चरण में हुआ है, तो हम उसको कहेंगे गंडमूल में पैदा हुआ है। अश्विनी नक्षत्र के यदि पहले चरण में हुआ है तब भी हम यही कहेंगे कि ये गंड नक्षत्र में, गंडमूल में पैदा हुआ है।